So, hello friends, this is Vijay and welcome back to English by Vijay KMR. So, today in this video, I will discuss a phrasal verb. आज की वोकैब की ये क्लास रहेगी और इसमें मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नई वोकैब लेके आया हूँ जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब काफ़ी तरीके से पूछी जाती है, काफ़ी डिफरेंट लेवल पे पूछी जाती है और फ्रेजल वर्ब को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वोकैब में क्या होता है बच्चे, वोकैब में सबसे आसान ही चीज़ फ्रेजल वर्ब एंड इडियम एंड फ्रेजेज होते हैं जिनको हम इजिली याद कर सकते हैं और इजिली उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये एकदम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं जिनको हम लर्न करके एक अच्छे मार्क्स हम वो कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपना सीजीएल अब प्री आ रहा है, आई थिंक 60 to 90 यानी कि 2 से 2.5 महीने का टाइम है, यानी कि जून जुलाई में अपना जून में वो होगा अपना सीजीएल प्री। तो सीजीएल प्री के लिए सब तैयार हो जाओ, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रहेंगी ये। और इसमें मैं वोकैब की ये क्लास नंबर आई थिंक 4 to 5 क्लास है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिले हो गया, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लासेस को और इसमें मैं डिस्कस करूंगा फ्रेजल वर्ब, जो कि एक यूजफुल रहेगी ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, जहां भी आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो और जहां जहां इंग्लिश आती है उस सेक्शन को ये कवर करेगी। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होगी, वो मैं फ्रेजल वर्ब कराऊंगा जो बहुत बार रिपीटेड हो चुकी हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में आने के बेहद ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर के आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इस लेक्चर की पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड करता हूं, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई आपका डाउट कैरी होता है तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकता है और इंस्टाग्राम पे अपना डाउट कैरी कर सकता है, मैं उसका डाउट भी एक्सप्लेन करने की बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो अब बातों को रोकते हैं और अपनी फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब है क्या और एग्जामिनर कैसे फ्रेजल वर्ब याद करवाता है और फ्रेजल वर्ब बनी कैसी होंगी, पहले मैं इस चीज पे आपको बात करूंगा। तो अपना टॉपिक है क्या, फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में होती क्या है, देखो। फ्रेजल वर्ब यूज्ड एंड वर्ब यानी कि फ्रेजल वर्ब एज अ यूज टू वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, फ्रेजल वर्ब वो होती हैं बच्चे जो एक एक कहीं ना कहीं उसका रोल प्ले करते हैं। देखो चलो ऐसे देखते हैं इस चीज को, ठीक है ना। पहले मैं फ्रेजल वर्ब की आपको डेरिवेशन बताऊंगा कि एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब बनी कैसे और इनका बेसिकली कैसे यूज होता है, ठीक है ना। तो आप यहां से आप हेडिंग डालेंगे फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब होती क्या है, देखो। फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जो एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को कंबाइंड करती है, यानी कि कहीं ना कहीं एक वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन का काम करती होंगी। कहीं ना कहीं आपको एक स्पेसिफिक वर्ब मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन मिलेगी। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या आता है, यानी कि टू आ, यानी कि क्या चीज को आप, यानी कि आ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो कैसे, यानी कि जो वर्ब और उसके साथ में प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है तो वो अपना एक डिफरेंस मीनिंग तैयार करती है, एक डिफरेंट मीनिंग तैयार करती है। कैसे, देखो जैसे यानी कि आप देखो, अब ये चीज तो यहां पे ये होती है और वर्ब हम जब भी कंसिडर करेंगे ये करेंगे बच्चे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। ये हम इसमें डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि आपकी जो वर्ब चलेगी वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस ही चलेगी, लेकिन जो आपकी ये प्रेपोजिशन होती है ना, ये प्रेपोजिशन ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ये लेकिन ये रहेगी फिक्स्ड, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रेपोजिशन आपके सामने वो फेस ऑफ करने को आपको मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, यानी कि वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी अपनी, और जो एक प्रेपोजिशन है वो कहीं ना कहीं एक यानी कि फिक्स्ड रहेगी, बट वो एक मीनिंग डिफरेंस निकाल लेगी। जैसे मैं बोल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख देता हूं, आई लुक्ड आफ्टर, मैंने आपके सामने ये लिख दिया, आई लुक्ड आफ्टर हिम, ऐसे लिख लेते हैं। चलो अगर मैं इसका लॉजिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करूं तो आई, मैं लुक्ड देखना, आफ्टर आफ्टर पीछे हिम, यानी मैंने उसके, यानी कि इस टाइप का आपका अगर मीनिंग, आप हिंदी मीनिंग अगर निकालने की कोशिश करोगे तो इस टाइप का आपका मीनिंग निकलेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये एक अलग ही मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। बाइलिंगुअल लिखना, अलग मीनिंग,
ये एक अलग ही मीनिंग आपको तैयार करके देगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, ठीक है, और इसके तुरंत बाद ये जो आती है हमारी, वो क्या होती है बच्चे, प्रेपोजिशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी की केयर करना, राइट, किसी की देखभाल करना, किसी की केयर करना। तो देखो डिफरेंस मीनिंग आया ना। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता, आई लुक्ड आफ्टर हिम, तो मैंने उसके पीछे देखा कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक पूरी की पूरी क्या बन रही है बच्चे, एक फ्रेजल वर्ब बन रही है, क्योंकि वर्ब और प्रेपोजिशन का ये कंपाउंड है, और वर्ब और प्रेपोजिशन का जब कंपाउंड बनता है उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आई लुक्ड आफ्टर हिम, आई लुक्ड आफ्टर हिम, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, किसी की देखभाल करना, यानी कि मैंने उसकी देखभाल की, मैंने उसकी देखभाल की। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलना, ठीक है। अब यहीं से देखो, ये तो था फ्रेजल वर्ब का बिल्कुल बेसिक, जिसको हम बेसिक में कंसीडर करते हैं फ्रेजल वर्ब, एक इनिशियल पार्ट जिसको हम फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में कहते हैं किसको है, वो चीजें यहां पे निकल के आती हैं। तो फ्रेजल वर्ब यूज्ड अ verb plus preposition to complete a difference meaning. You have to create a complete to different meaning, यानी कहीं ना कहीं वो एक कंपाउंड बनाती है, और कंपाउंड बनाने के साथ साथ में वो एक डिफरेंट टाइप का मीनिंग आपको प्रोवाइड करती है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहां तक हुई बात क्लियर, ठीक है। तो आपको यह पता चला कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। अब यार मैं आता सीधा और फ्रेजल वर्ब, हाँ ये वाली फ्रेजल वर्ब करते हैं, तो ऐसे मतलब क्या है, आप पहले उस चीज को जानो एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब है तो क्या है, और एग्जामिनर इस पे कैसे बनाता है क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये टारगेट करेगा एसएससी को, लेकिन यहाँ पे यूजफुल रहेगी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो बैंक ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, चाहे सीएट ले लो, चाहे एयरफोर्स ले लो, जहां जहां इंग्लिश आती है वहां पे आपको ये सेक्शंस में कवर की जाए, ठीक है ना। अब मैं वो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज करूंगा जो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, और एग्जामिनर की सबसे फेवरेट फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, वही मैं यहाँ पे आपको अब यूज करूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप कॉपी करो। अब मैं फ्रेजल वर्ब यहां से उठाऊंगा, और फ्रेजल वर्ब कैसे यूज होती है वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर मैं इसके आगे देखता हूं। तो जैसा कि आपने देखा यहां पे, अब इसमें इस पार्ट को मैं रफ करता हूं, और यहां से हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, और एसएससी की फेवरेट फ्रेजल वर्ब्स वो मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके सामने निकल के आती है, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके सामने निकल के आती है कौन सी, बेयर विद, राइट। देखो पहली फ्रेजल वर्ब आपके सामने क्या निकल के आती है, बेयर विद। देखो बेयर विद का क्या होता है, अब आपने देखा बेयर कहीं ना कहीं एक वर्ब है, और विद क्या है, इसके साथ में एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या है, एक तो प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो फ्रेजल वर्ब इसके साथ में क्या है बच्चे, सफिक्स है। प्रीफिक्स वो होता है जिसके आगे वर्ड लेता है, सफिक्स वो होता है इसके सामने इसके बाद वाला वर्ड होता है। तो दैट मींस बियर लिया हमने, बियर क्या है, बियर एक वर्ब की तरह ट्रीट होता है, और उसमें क्या है, एक प्रेपोजिशन सफिक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, टू टॉलरेट विद, टू टॉलरेट विद। अब इसका मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट विद का मतलब होता है किसी चीज को हम बर्दाश्त करते हैं, किसी चीज की सहने की क्षमता, ठीक है ना, किसी चीज की सहने की क्षमता, यानी कि किसी चीज को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी कि आपका कोई फ्रेंड्स होता है, वो आपकी बुराई करता है, इंसल्ट्स करता है, ठीक है ना, तो आप उसको बर्दाश्त करते हो, यार अब मैं तेरे को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस कर तू इतनी बातें, बस कर, इसके सिवा तूने एक शब्द भी और बोला तो मैं कोई ना कोई एक्शन ले लूंगा। हम इस टाइप का कुछ एक्टिविटीज करते हैं हमारी रियल लाइफ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है टू टॉलरेट विद, या टू टॉलरेट विद इसका मतलब होता है बेयर विद, किसी चीज को हम बर्दाश्त करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल कैसे क्रिएट करेंगे, प्लीज बेयर विद मी अस, या ऐसे कह सकते हैं प्लीज बेयर विद मी अस, ठीक है ना। तो एग्जांपल हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्लीज 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 बेयर बेयर विद मी या अस, यानी कि आप मेरे साथ बहस मत करो, मेरे साथ बर्दाश्त मत करो, मैं मेरे साथ वो, यानी कि मेरे साथ बहस की कोई भावना क्रिएट मत होने दो। तो आपने देखा ये क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, और वर्ब में क्या इंक्लूड हो रहा है बच्चे, प्रेपोजिशन। तो दैट मींस प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब होता है टू टॉलरेट विद, किसी चीज को हम बर्दाश्त करना, दैट मींस किसी चीज को हम सहते हैं, किसी चीज के हम इंसल्ट्स हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अगली फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब आपके सामने ब्रेक डाउन, या मैं इंक फील कर इंक। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, बेयर डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन, सॉरी कह रहा हूं बेयर डाउन। इसका एक दूसरी फ्रेजल वर्ब आपके सामने निकल के आती है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, अब ब्रेक डाउन का मतलब होता है क्या, टू स्टॉप वर्किंग, राइट, टू स्टॉप वर्किंग। अगर मैं इसका ऐसे मीनिंग निकाल के चलूं बच्चे, तो टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि टू स्टॉप वर्किंग, टू यानी कि ब्रेक डाउन। तो जैसे कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना, तो मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते होंगे तो सडनली कोई बस वगैरह आपने डीटीसी ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा, वो सडनली खराब हो जाती है, तो उसकी जो स्क्रीन रहती है बस के ऊपर, उसमें क्या लिखा आ जाता है बच्चे, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन दैट मींस वो बस क्या है, अभी वर्किंग में नहीं है,
कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज आ गए या उसमें कुछ मैकेनिकल इश्यूज आ गए या कुछ उसके पार्ट में इश्यूज आ गए जिससे वो बस अभी रन नहीं कर सकती, दैट मींस ब्रेक डाउन टू स्टॉप वर्किंग। तो इसका मतलब यही होता है टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि वो चीज अभी उस चीज में नहीं है। तो आपने ये देखा ब्रेक क्या एक वर्ब है और वर्ब में आपने देखा क्या प्रेपोजिशन इंक्लूडेड है भाई, तो प्रेपोजिशन इंक्लूडेड है तो टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोल देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि माई कार ब्रोक डाउन माई कार ब्रोक डाउन, ये भी बोल सकता हूं कि भाई मेरी कार अभी चलने की स्थिति में नहीं है, काम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बिकॉज ब्रेक डाउन का मतलब क्या था टू स्टॉप वर्किंग। एग्जांपल वहां से क्रिएट करना, मैंने जो डीटीसी वाला एग्जांपल दिया, क्योंकि बसों पे लिखा होता है कि भाई ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, वो चीज अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो रन कर सके, क्योंकि उसकी टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो वो चीज अभी रेस्ट मोशन में है, वो चीज रन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब होता है बच्चे ब्रेक डाउन। गॉट इट। तो आपको दो फ्रेजल वर्ब क्लियर होंगी। थर्ड फ्रेजल वर्ब पे आते हैं हम, ठीक है ना। तीसरी फ्रेजल वर्ब है बच्चे आपके सामने पुट ऑफ। सबसे रिपीटेड फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, और एक्सेस की तो सबसे फेवरेट वर्ड है पुट ऑफ। पुट ऑन आ जाता है, पुट ऑफ आ जाता है, पुट एक तो डबल ओ एफ वाला पुट होता है, एक पुट यानी कि डबल ओ एफ वाला होता है, और एक होता है पुट ऑफ जो एक सिंगल ऑफ होता है। इसके भी एक अलग अलग यूजेस है, वो अपकमिंग क्लासेस में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे टू पोस्टपोन, यानी कि अगर मैं इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करूं, टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, ठीक है ना। टू पोस्टपोन दैट मींस टू पोस्टपोन, यानी कि वो चीज अभी निलंबित कर दी, स्थगित कर दी, ठीक है ना। राज्यसभा लोकसभा में या फिर आप कभी ऐसी स्पीच सुनते होंगे, तो यानी कि कोई भी आपने देखा भी होगा उस मंत्री को निलंबित कर दिया, ठीक है ना। रिसेंट एग्जांपल देता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी अभी क्या हो गया कि उनको यानी कि उसमें लोकसभा पता है, हाँ लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको स्थगित कर दिया उस चीज से। तो वहां से हम ये चीज निकाल सकते हैं भाई पुट ऑफ का मतलब उस चीज को यानी कि उनको उनसे वो सदस्यता छीन ली, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट जो सदस्यता उनकी थी लोकसभा में, इस लोकसभा में वो उनकी स्थगित कर दी, उनको उस सदस्य से हटा दिया गया था, दैट मींस स्थगित कर दिया गया था। तो आप वहां से एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, उस चीज को हम स्थगित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख लेता हूं कि कैसे लिखेंगे इस एग्जांपल को, हम ऐसे लिख लेते हैं पुट ऑफ, ऐसे चलो ऐसे लिखते हैं, पुट ऑफ टुडेज मीटिंग, ऐसे लिख लेते हैं चलो, अपोस्ट्रोफी एस टुडेज मीटिंग, यानी कि पुट ऑफ टुडेज मीटिंग, कि मैंने मेरी आज की मीटिंग क्या कर दी, रद्द कर दी, मैंने आज की मेरी मीटिंग क्या कर दी, रद्द कर दी, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। जैसे अगर सपोज आपकी क्लासेस होती हैं, तो आपकी क्लासेस बाय चांस कुछ रीजन से वो स्थगित कर दी जाती है, तो आप यही वर्ड यूज करना कि पुट ऑफ टुडेज क्लास, पुट ऑफ टुडेज क्लास, कि मेरी आज की क्लास रद्द कर दी। अब इसको देखो बोलने को तो बहुत ही अलग यानी कि और भी तरीके हैं, स्पीकिंग में हम और भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, बट आपको फेस करना है फ्रेजल वर्ब की लैंग्वेज में हम किस चीज को कैसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आपकी हेल्प करते हैं एक डिफरेंट मीनिंग तैयार करने में। अगर आपको एडिशनल स्पोकन इंग्लिश यूज करनी है, आपको अगर ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश यूज करते हैं, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, यही सारे फ्रेजेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो नॉर्मल वर्ड तो देखो डेली यूज करते ही करते हैं हम नॉर्मल वर्ड्स, बट इंप्रेशन जमाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बेहतरीन वर्ड्स वहां पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम मैं इस चीज को ऐसे भी तो बोल सकता हूं टुडेज मीटिंग कैंसल्ड, या कैंसल टुडेज मीटिंग, ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो एक नॉर्मल है स्टेट, यानी कि नॉर्मल वे है बोलने का। अगर आपने बोल दिया पुट ऑफ टुडेज मीटिंग, तो सामने वाला तो वैसे ही भौचक्का हो जाएगा, इसने क्या बोल दिया, पुट ऑफ का मतलब ही नहीं पता उसको। पुट ऑफ का वो तो कुछ और ही मीनिंग लगाना, पुट रखना ऑफ किसी चीज को, तो दैट मींस वहां पर डिफरेंस मीनिंग तैयार होगा। तो आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस मीनिंग तैयार होगा क्या, पुट एक वर्ब है और वर्ब में प्रेपोजिशन अलग इंक्लूडेड है, जो एक डिफरेंट टाइप का मीनिंग तैयार करके देती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, यानी कि पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन करना किसी चीज को। गॉट इट। यहां तक कॉपी करो, फिर हम आगे की, फिर चलो यहीं पे करा देता हूं एक फोर्थ फ्रेजल वर्ब। देखो फोर्थ फ्रेजल वर्ब आपके सामने क्या, फोर्थ फ्रेजल वर्ब आपके सामने ऑन से है ना, तो देखो पुट ऑफ हो गया, हाँ काउंट ऑन, देखो काउंट ऑन, देखो अब काउंट ऑन का मतलब क्या था। अब देखो ये रटना नहीं है कि भाई बी से, क्योंकि ये ऐसे है ना फ्रेजल वर्ब को याद करने का, देखो ये कोई तरीका नहीं होता कि बी से सारे वर्ड याद कर लिया, ऐसे तो हजारों वर्ड है, कहां तक याद करोगे, ठीक है ना। तो मैं कोई अल्फाबेटिकल टर्म से नहीं चलूंगा, देखो बी आ गया, पी भी रख दिया मैंने, और देन सी भी मेरा इनिशियल वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसे डिफरेंट टाइप्स की मीनिंग मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि अल्फाबेटिकल चलेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि यार देखो अल्फाबेटिकल चलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिले। अगर मैं इसका मीनिंग जानने की कोशिश करूंगा बच्चे, तो क्या होगा, टू रिले। अब इसका मतलब क्या होता है,
टू रिले का मतलब क्या होता है? टू रिले का मतलब होता है बच्चे किसी चीज पे ट्रस्ट जमाना, किसी चीज पे भरोसा करना, बिलीव करना, किसी चीज पे भरोसा जमाना, ठीक है ना, यानी किसी चीज पे हम भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं उस चीज पे। तो ये चीजें हम यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप कैसे बोल रहे हो, यू कैन काउंट ऑन मी, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दो इसका एग्जाम्पल, चलो इसके आगे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। अब ऐसे भी तो कह सकता हूं। अब नॉर्मल स्पीकर्स जो आप जिनकी थोड़ी बहुत स्पीकिंग अच्छी होती है वो क्या करते हैं, बिलीव मी। अगर कुछ इश्यूज आ जाते हैं रिलेशनशिप में या अपने फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करते हो, यार बिलीव मी, ट्रस्ट कर मेरी बात पे, बिलीव मी। तो आप उस चीज को ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। दैट मींस आप मेरी बात पे कम से कम भरोसा तो करो। तो यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी है, कैन का प्रयोग कर रखा है हमने, मॉडल्स है, और मॉडल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे भाई काउंट ऑन दैट मींस किसी चीज पे भरोसा करना, टू ट्रस्ट जमाना, टू रिले। दैट मींस यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, नॉट अ बिलीव मी। टेक्निकल इरिटेड वर्ड करता है, ठीक है ना। तो एडवांस स्पोकन, देखो ये नहीं है कि भाई एसएससी कर रहे हो तो एसएससी के एग्जाम में ही आपको ये काम आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो भी मैं कंटेंट लाता हूं मेरे का उसका पर्पस ये, एसएससी एग्जाम तो होता ही है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो वो आपको रियल लाइफ में भी यूज होंगी। इंग्लिश को हम कैसे ट्रीट करते हैं और सामने वाले के सामने आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो चीजें भी यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है ना। तो मैं वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे करा रहा हूँ, देखो जो आपको रियल लाइफ में आप उतार भी सकते हो। अब ये एग्जाम्पल क्या लगता है आपको, ये एग्जाम्पल आप स्पोकन में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। तो दैट मींस आप उस चीज को यूज भी कर सकते हो, आप उस चीज को बोल भी सकते हो। गॉट इट। तो यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चलना, ठीक है ना। तो 4 फेजल वर्ब हुई। नेक्स्ट फेजल वर्ब पे हम कंटिन्यू करेंगे, पहले यहां तक कॉपी करो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, देन मैं आगे की फेजल वर्ब स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। देखो अब यहां तक आपने आई थिंक कॉपी कर ही लिया होगा, ठीक है ना। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेना, अदरवाइज प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना। अब मैं यहां से रफ करता हूं और आगे के फ्रेजल वर्ब पे हम काम करते हैं कि भाई आगे की फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देखो यार, हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहे थे तो बोरियत हो जाती है, तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कुछ लाता रहूंगा। आज फ्रेजल वर्ब लिया है, कल की अपकमिंग क्लासेस में मैं इडियम फ्रेजेस ले आऊंगा, फिर हम वोकैब करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम वोकैब को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट्स में बताना, आपके कमेंट्स में आफ्टर क्लास पढ़ ही लूंगा। कमेंट्स में बताना अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है अब, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो मैं टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। आपके कमेंट से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा टॉपिक अब यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे कंसिडर करके चलना। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब आगे की फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है बच्चे, देखते हैं। देखो यहां तक हमने बात की भाई काउंट ऑन तक। अब आगे की फ्रेजल वर्ब है आपके सामने बच्चे, कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज कर, डील विद। चलो फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है आपके सामने, डील विद। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, डील विद का, डील विद का मतलब होता है बच्चे टू हैंडल, यानी कि टू हैंडल, टू हैंडल यानी कि किसी चीज से निपटना। अगर हिंदी में जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो अपना हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं, निपटना। मैं वैसे भी हिंदी बोल ही रहा हूं, आप वैसे भी अपनी हिंट के लिए आप हिंदी भी लिख सकते हैं। तो डील विद का मतलब क्या होता है, टू हैंडल, यानी कि आप किसी चीज को हैंडल करना जानते हो। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि भाई उस चीज को, यानी कि उस कंडीशन को निपटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ फॉर एग्जांपल मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम हो, तो प्रॉपर्टी में क्या चीज आपके भाई कुछ ऐसा वैसा चल रहा है तो पेपर्स नाम नहीं हो रहे, तो वो चीजों से आप निपटे। यानी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, यू हैव टू टैकल द क्रिटिकल सिचुएशन कि विच वन इज द करेक्ट सिचुएशन एंड विच वन इज नॉट करेक्ट सिचुएशन। यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई आप उस चीज को कैसे डील करते हो, राइट। डील विद, तो डील से आपको मतलब पता चला भाई डील, किसी चीज की हम डील करते हैं, वो कोई भी सेक्टर्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, व्हाटएवर, डील करते हो किसी चीज के साथ में, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, इसका एग्जांपल ऐसे बना सकता हूं कि मैं यू कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम, ऐसे बना सकता हूं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं कि ऐसे लिख लेते, चलो आई कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम या दिस सिचुएशन, कुछ भी लिख सकते हो आप,
है ना, या डील सिचुएशन, चलो प्रॉब्लम ही रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो यू कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम, यू कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम, तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारी एक वर्ब है, और वर्ब में जो भी चीजें सफिक्स हो रही है वो हमारी क्या होती है, एक प्रेपोजिशन की तरह सफिक्स हो रही है, जो एक अपना डिफरेंस टाइप का मीनिंग तैयार करके देती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डील विद का मतलब होता है टू हैंडल, टू हैंडल मतलब किसी चीज से आप निपटते हो, किसी चीज से आप उस चीज से निपटने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। अगली फेजल वर्ब, तो 6 फेजल वर्ब आपके सामने आती है। कौन सी फेजल वर्ब करते हैं अब, चलो ई पे रखते हैं ना, एंटर इनटू, चलो ऐसे करते हैं, एंटर इनटू, ठीक है ना। अब इसका क्या मीनिंग होता है भाई, एंटर इनटू का मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व्ड इन, यानी किसी चीज में आप शामिल होना जानते हो, किसी चीज में आप शामिल होना जानते हो। जैसे कोई सेमिनार कंडक्ट हो गया तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई कंपटीशन हो गया उसमें आप अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। और कोई ट्रस्टेबल कंपनी है उसमें आप अपना पार्टिसिपेट अपने शेयर्स देना चाहते हो। तो क्या हो गया इसका मतलब, एंटर इनटू, किसी चीज में आप घुस रहे हो, किसी चीज में आप घुसने की कोशिश करो, इन्वॉल्व हो रहे हो। तो एंटर से ही मीनिंग निकल के आ रहा है भाई, एंटर किसी चीज में घुसना, इनटू अंदर, इनटू उसके अंदर, तो दैट मींस उस चीज में आप क्या कर रहे हो। तो क्या लिखूंगा मैं इसका मीनिंग, टू गेट इन्वॉल्व इनटू, ऐसे लिख लेते हैं, टू गेट इन्वॉल्व इनटू, या टू गेट इन्वॉल्व्ड इन, या इनटू या इन, ऐसे भी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, कुछ भी एग्रीमेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, है ना, या सेमिनार, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और एन सेमिनार, या कोई एक कंपनी हो गई उसमें आप क्या होना चाहते हो, शामिल होना जानते हो, तो उस चीज में हम कैसे करेंगे, एंटर्ड इनटू। और ये वाली जो फेजल वर्ब है भाई, ये वाली फेजल वर्ब सीजीएल और स्टेनो दोनों में ये वर्ब, यानी कि ये वाली फेजल वर्ब कई बार आ चुकी है। और अभी जो रिसेंट में अभी जो स्टेनो का एग्जाम लगा था उसमें भी ये फेजल वर्ब आई थी, ठीक है ना, उसमें भी ये फेजल वर्ब आई थी। तो ये आप याद करके चलना, तो मैं बताता भी रहूंगा कौन से एग्जाम में कौन से फेजल वर्ब आई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप याद करके रखना, ठीक है। तो भाई अगली फेजल वर्ब आपके सामने क्या होगी, देखो सिक्स फेजल वर्ब हुई एंटर्ड इनटू, यानी कि इन्वॉल्व, किसी चीज में आप इन्वॉल्व होते हो, ठीक है ना। अब आपके सामने एक फेजल वर्ब आती है बच्चे, लाइट अप। अब देखो लाइट अप का मतलब क्या होता है, लाइट अप का मतलब होता है टू मेक, यानी कि चीयरफुल, यानी कि टू मेक चीयरफुल, ऐसे लिख लेते हैं, टू मेक चीयरफुल, है ना, यानी कि चीयर्स करते हैं हम जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लाइट अप, लाइट अप, लाइट अप, ऐसे। तो हम कभी ज्यादा खुश हो जाते हैं, किसी चीज को देख के खुश हो जाते हैं, या हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आना स्टार्ट होते हैं तो अब हम खुश हो जाते हैं। तो ये चीजों के हम जब हम बोलते हैं कि लाइट अप, ठीक है ना, लाइट अप। तो ऐसे तो देखो यार, नॉर्मल स्पीकर्स क्या यूज करते हैं, नॉर्मल जो स्पीकिंग हम यूज करते हैं, वाई आर यू हैप्पी, ऐसे नॉर्मल कहते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे भी यूज करते हैं, तो वाई आर यू लाइट अप, वाई आर यू लाइट अप, कि आज तू ज्यादा खुश क्यों है यार, वाई आर यू लाइट अप टुडे, या टुडे वाई आर यू लाइट अप। तो ऐसे भी आप उस चीज को ट्रीट करके चल सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल दिस न्यूज विल लाइट अप मी, ऐसा लाइट अप हर, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स, क्या, दिस न्यूज इज लाइट अप अस, लाइट अप अस है। तो ये ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, खुशी, खुश, हैप्पी, हैप्पीनेस, ठीक है ना, हैप्पी। तो ऐसे भी हम इस चीज को ट्रीट करके चल सकते हैं। तो लाइट अप का मतलब क्या होता है, टू चीयरफुल, यानी कि उस चीज को आप ज्यादा खुश लगते हो, ठीक है ना। जैसे दिस न्यूज विल लाइट अप हस, या विल लाइट अप हर, है ना। तो ये समाचार उसके चेहरे पे क्या खुशी ला देगा, इस टाइप का इसका मीनिंग निकल के चलते हैं कि ये समाचार उसके चेहरे पर खुशी ला देगा। तो ठीक है ना, तो ऐसे भी हम इसको यूज करते हैं, इसकी जगह विल रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दिस न्यूज विल लाइट अप अस, या हर, कुछ भी रख सकते हो हम, ठीक है ना। तो क्या ये समाचार उसके चेहरे पर खुशी ला देगा, इस टाइप का इसका हम मीनिंग निकाल के
चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक कॉपी करो। अब 8 फेजल वर्ब पे हम देखेंगे, तो पहले यहां तक कॉपी करो, फिर हम अगली फेजल वर्ब पे यूज देखते हैं कि अगली फेजल वर्ब कौन सी होती है, ठीक है ना। तो यहां तक एक बार कॉपी करो। तो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा, ठीक है ना। अब इससे आगे मूव करते हैं अगली फेजल वर्ब पे। पहले मैं यहां से इस चीज को रफ करता हूं, ठीक है ना। देखो अब अगली फेजल वर्ब हमारी कौन सी होगी। 8 फेजल वर्ब होगी आपके सामने कौन सी, रन डाउन, ठीक है ना, यानी कि रन डाउन, ठीक है ना। अब आर से स्टार्ट करते हैं, रन डाउन। इसका मतलब क्या होता है बच्चे। अब देखो ये वाली फेजल वर्ब को मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से समझाऊंगा, क्योंकि इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो आपके सामने क्या रन क्या हुई, हमारी वर्ब हुई, और वर्ब में जो भी चीज है क्या प्रेपोजिशन है ये, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो ये विजिबल नहीं है, इसी से हम यूज कर लेते हैं, यानी कि वर्ब और वर्ब में जो भी ऐड हो रहा है वो क्या हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। तो देखो अब देखो रन डाउन, यानी कि रन डाउन के यहां पे दो टाइप्स के मीनिंग निकलते हैं, दो टाइप्स के मीनिंग। दैट मींस एक तो मीनिंग आपके सामने निकलता है टू बिकम अ वीक, है ना, टू बिकम वीक, ठीक है ना। टू बिकम वीक यानी कि कमजोर, हिंदी में अगर मैं मान के चलूं इसको तो कमजोर टाइप का मीनिंग निकलेगा, ठीक है, ठीक है ना। एक जो इसका सेकंड मीनिंग आपके सामने निकल के आएगा बच्चे, टू क्रिटिसाइज, है ना, टू क्रिटिसाइज। तो इसका एक टाइप का मीनिंग ये निकल के आएगा, ठीक है ना। टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज की हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा या इंसल्ट कह सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। उस चीज की हम इंसल्ट करते हैं। तो इसके दो टाइप के मीनिंग निकलते हैं कि टू क्रिटिसाइज और टू बिकम वीक, यानी कि रन डाउन, यानी कि टू बिकम वीक कमजोर दिखाते हो, आप किसी चीज को कमजोर दिखा रहे हो, और टू क्रिटिसाइज आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसकी इंसल्ट्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसके हम कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि टू यू लुक रन डाउन, है ना, यू लुक। एक अगर मैं इसके अगर बात करूं, देखो एक एग्जांपल इसका मैं ये फ्रेम करके चलूं, टू टू लुक रन डाउन, है ना। एक तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है भाई, अगर मैं एग्जांपल फ्रेम करने की कोशिश करूं तो इसका एक तो मीनिंग ये निकल के आता है, यू लुक रन डाउन, है ना, है ना। ये टू लिख दिया मैंने, यू करना था इसको, यू लुक रन डाउन, कि आप उस चीज को क्या करते हो, कमजोर दिख, यानी कि आप बहुत कमजोर दिख रहे हो, क्या टू लुक रन डाउन, आप क्या दिख रहे हो, बहुत कमजोर दिख रहे हो, बहुत कमजोर दिख रहे हो, है ना। और कैसे, एक एग्जांपल इसका एक ये बन सकता है, तो ये तो आपके इसके सेंस में दिखेगा, वीक के सेंस में दिखेगा कि आप वीक दिख रहे हो, कमजोर दिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इस सेंस में तो ये दिख गया। अब अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उस सेंस में आप कैसे यूज करोगे कि डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स, है ना, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हो, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये किस सेंस में हम यूज कर रहे हो, किस सेंस में हम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज में, क्रिटिसाइज में, है ना, इंसल्ट में, ऐसे भी कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स ये आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि अपने दोस्तों की इंसल्ट मत करो। इसका मतलब क्या निकलेगा, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों की इंसल्ट मत करो, कम से कम आपके दोस्तों की इंसल्ट मत करो, अपने दोस्तों की इंसल्ट मत करो। तो इसका मतलब क्या होता है, रन डाउन, किसी चीज को आप रन डाउन कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसके दो टाइप्स के मीनिंग निकलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या पता एग्जामिनर ये दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये दे दे, या ये पूछ ले, तो आपके दोनों टाइप्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है ना। अगली फ्रेजल वर्ब आपके सामने क्या, 9 फ्रेजल वर्ब आपके सामने क्या, शूट अप, ठीक है ना, शूट अप। अब देखो शूट अप का मतलब क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है क्या बच्चे, टू इंक्रीज रैपिडली, है ना, तेजी से बढ़ना, किसी चीज का तेजी से बढ़ना, है ना, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज रैपिडली, ठीक है ना, टू इंक्रीज रैपिडली, है ना, टू इंक्रीज द रैपिडली, ऐसे भी कह सकते हैं हम, टू इंक्रीज द रैपिडली, यानी कि दैट मींस क्या, तेजी से बढ़ना किसी चीज का, तेजी से बढ़ना किसी चीज का। फॉर एग्जांपल क्या माय डियर, देखो अभी कोविड-19 जब आया था तो वो कितनी तेजी से रन किया था हमारे सारे स्टेट्स में, कैसे तेजी से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, कैसे तेजी से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, तो डिजीज और ज्यादा फैलने लगी। तो क्या
अब एक देखो, एक एग्जांपल तो डिजीज से हम ये कर लेते हैं और दूसरा एग्जांपल मैं क्रिएट करूंगा क्या, पेट्रोल प्राइसेस। डे बाय डे पेट्रोल प्राइसेस हमारे क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप, है ना। एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं इससे, द प्राइस द प्राइस द प्राइस ऑफ, हाँ, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप, हाँ ये सही रहेगा। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप, यानी कि जो पेट्रोल के प्राइस होते हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा सबसे हाई हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस आप आज आप भी देखते हो तो बहुत ज्यादा आसमान छू रहा है पेट्रोल का प्राइस। तो क्या कह सकते हैं हम, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप, की तेजी से बढ़ना, इंक्रीज हो, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है वो चीज, जैसे डिजीज वगैरह स्प्रेड होती है तो वैसे ही होती है, ठीक है ना। तो आपने ये देखा, तो आपने देखा ये, तो ये क्या हमारी एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, और इसके बाद में जो भी चीज आती है वो हमारी क्या होती है बच्चे, प्रेपोजिशन। तो आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। क्या पता आपको ये चीज ना देखे, क्या पता आपको सीधा सीधा सेंटेंस दे दे, तो ये चीज यहाँ पे ये कंसिडर होती है। देखो ये क्या हमारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, ये क्या हमारी फ्रेजल वर्ब, ये यहां से यहां तक, क्योंकि वर्ब और वर्ब में क्या सफिक्स है अपना, प्रेपोजिशन, तो दैट मींस फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। अब लास्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, 10 फ्रेजल वर्ब्स क्या आएगी आपके सामने निकल के बच्चे, गेट रिड ऑफ, है ना, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ये आपके सामने एक लास्ट फ्रेजल वर्ब है। आज की क्लास की लास्ट फ्रेजल वर्ब आपके क्या, आज की क्लास की लास्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, तो टू गेट रिड अप। तो गेट रिड अप का मतलब क्या होता है, टू फ्री वन सेल्फ, ठीक है ना, यानी कि टू फ्री वन सेल्फ, टू फ्री वन सेल्फ, दैट मीन्स किसी चीज से आप छुटकारा पाना जानते हो, यानी कि आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, ऐसे, ठीक है ना। कोई भी चीज होती है छुटकारा पाते, कोई हमारे बैड हैबिट्स हमारे शरीर में इंक्लूड हो जाते हैं, तो उस चीज से हम कैसे छुटकारा पाएं, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, देखो इसका एग्जांपल कैसे करेंगे हम, गेट rid of bad habits, तो गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, की मेरी बुरी आदतों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, अपकमिंग क्लासेस में मैं और भी बहुत फ्रेजल वर्ब कराऊंगा, या फिर इडियम फ्रेजेस हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी, कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था। अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी हमारी, ठीक है ना, और मैं हफ्ते में कोशिश करूंगा 1-2 क्लास डालता ही रहूं, ठीक है ना। तो यहां से आप ये चीजें के क्लियर करके चलना। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, तो यहां से आई थिंक सबका हो गया होगा कॉपी। एक चीज मैं यहां से ये बता देता हूं, देखो क्या, देखो अब आपका आ रहा है सीजीएल प्री का एग्जाम, ठीक है ना। ये यहां से मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूं। आपको प्री देना, ठीक है ना, प्री देना कौन सा, 2023 का, ठीक है। तो भाई क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो कि भाई टू, यानी कि प्री आपके इजीली निकल जाए। देखो मेंस की बात तो बाद की बात है, पहले प्री पे आप कमांड करना सीखो, ठीक है। 25 की मार्क, 25 क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंग्लिश के, ठीक है ना। 25 क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंग्लिश के। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनकी इंग्लिश वीक है, और वो इंग्लिश सेक्शन को कैसे कवर करे कि भाई जैसे कि हमारे 40 मार्क्स भी आ जाए तो हम इजीली हम उस चीज को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि हाउ टू क्रैक इन इंग्लिश सेक्शन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन रूम, कि आप एग्जामिनेशन रूम में कैसे उस चीज को आप टैकल करके चलते हो, ठीक है ना। तो देखो एक आता है आपके सामने बच्चे क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में बच्चा हर कोई कर सकता है कि 5 नंबर के आते हैं, उसमें 5 के 5 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 10 मार्क्स के आपके वो हो गए, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट। तो यहां से आप इजीली आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड थिंग्स बात करते हैं बच्चे पीक्यूआरएस की। पीक्यूआरएस की बात करते हैं तो सेकंड थिंग्स हम पीक्यूआरएस की बात करते हैं, तो पीक्यूआरएस भी बहुत इजी होता है, स्टोरी बेस्ड होता है। अगर स्टोरी बेस्ड ना हो तो ग्रामेटिकल बेस्ड होता है, और ग्रामेटिकल बेस्ड पीक्यूआरएस विद इन सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। ये मैं आपको पहले भी मैंने बता रखा है, विद इन सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। ग्रामर बेस्ड तो भाई विद इन सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। या फिर मैं एक सेक्शन ऐसा, एक पर्टिकुलर लेक्चर ऐसा ले आऊंगा कि उसमें मैं आपको यही बता दूंगा कि पीक्यूआरएस को हम कैसे ट्रीट करें, पीक्यूआरएस को हम कैसे पकड़ें जल्दी, ठीक है ना। तो वो मैं देखो
10 स्टेप्स ऐसे हैं कि हम विद इन सेकेंड्स में हम किस चीज को PQRS को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। देखो दो 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 क्वेश्चन आपके आते हैं एरर्स के, ठीक है ना, एरर्स फिल यानी कि स्पोर्ट एरर्स, ठीक है ना। तो एरर्स देखो यार बहुत इजीली होते हैं कि हम उस चीज को बिल्कुल इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने भी ये भी बता रखा है कि आपको कौन कौन सी बुक आपको अडॉप्ट करनी है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पे निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको भी टैकल करके चलनी है, ठीक है ना। वोकैब के लिए जयदीप सर की बहुत ही बेस्ट बुक है भाई, द कंप्लीट वोकैबलरी। उसमें से अगर वो बुक आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर तो भाई कुछ आएगा भी नहीं, ये मैं भी लिख के कहता हूं, है ना। वो टीचर भी खुद कहते हैं और मैं भी इतने, क्योंकि देखो मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं भाई, सीधा सीधा उठ के आते हैं वर्ड। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि सीधा सीधा उठ के वर्ड आते हैं। तो वो बुक आप अडॉप्ट कर सकते हो और उस चीज से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी को, प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे टैकल करके चलना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि भाई किस तरह से हम सेक्शंस को क्रैक करें और किस तरह से हम सेक्शन को टैकल करके चले। तो पहले आपको क्वेश्चंस में आपको यही देखना है कि भाई सीधा सीधा कर लिया और दो सिनोनिम्स आएंगे आपके सामने, दो एंटोनिम्स आएंगे आपके सामने, ठीक है ना। या क्या पता एक एक भी आ सकता है। तो प्री लेवल के हम हिसाब से देखोगे, प्री का कोई देखो लेवल नहीं होता, ठीक है ना। एक आपके सामने आ जाएगा फिलिप्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और क्या आता है देखो यार, यही सब तो क्वेश्चंस आते हैं ना। एक फ्रेजल वर्ब आ जाएगी, एक इडियम फ्रेजेस आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाएंगे। एक हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी मैं कराऊंगा। एक दो बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि वन वर्ड की क्लास लाओ। तो मैं अपकमिंग क्लास में देखो वन वर्ड की भी कोशिश करेंगे कि भाई वन वर्ड भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो देखो कोई कठिन बात नहीं है भाई, सीजीएल प्री है, प्री बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा सा आपको कमांड करनी पड़ेगी आपकी इंग्लिश पे कि आप इस इंग्लिश को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को करना। मॉक टेस्ट देखो, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट भाई बहुत जरूरी चीज है, मॉक टेस्ट। क्योंकि आप मॉक टेस्ट से ही जज करते हो कि आप एग्जाम में कैसा बेहतरीन इंप्रूवमेंट दे पाते हो और बेहतरीन आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट से ही जज करते हैं हम। मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, यही डिपेंड करता है भाई, यही चीज डिपेंड करती है कि आपको अभी आप रिसेंट में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, तो 25 नंबर के आपके क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हैं और 50 में से आपके 20 मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या ही एग्जाम में क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट ही जज करते हैं आपके नंबर्स, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी अभी सीजे, देखो अभी काफी टाइम है, काफी टाइम मतलब कि ज्यादा टाइम भी नहीं कहूंगा मैं, 90 डेज है। 90 डेज में यू हैव टू क्रैक एनी एग्जाम, एनी वन डे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। और जो भी मेरे ऑफलाइन बैच है भाई, यहाँ से भी क्लासेस यहाँ पे देखते रहना, ऑफलाइन बैचेस भी वोकैब बहुत काम आएगी, ठीक है ना। तो मैं अलग से नहीं कराऊंगा कि ऑफलाइन बैच में मैंने अलग से करा दिया, यहाँ से आप यहाँ चीज को आप यहाँ से देख के चल सकते हो, ठीक है ना। और जो मेरे बैचेस में जो एकेडमिक के बैचेस पढ़ते हैं मेरे 11th 12th और 10th के बच्चे, वो भी इस चीज को कंसिडर करके चलना, वो भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना, क्योंकि इंग्लिश है भाई कहीं भी काम आएगी, ठीक है ना। मैथ्स वैसे नहीं है कि भाई एडवांस लेवल पे पढ़ लिया हमने तो वहां पे काम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इंग्लिश है, हर जगह काम आएगी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। जिसको भी कोई डाउट हो पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, बिंदास करते रहो, कोई सीरियस वे में पढ़ाई मत किया करो। देखो हंसते खेल से पढ़ाई करा करो, मन नहीं करता छोड़ दो पढ़ाई, आफ्टर 1 आवर फिर बैठो, फिर कोशिश करो, फिर मन नहीं लगता फिर 10 मिनट का गैप दो, फिर बैठो कोशिश करो, ठीक है ना। बर्डन मत मानो किसी चीज को, बर्डन मार के करोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। तो फ्रीली दिमाग से पढ़ाई करो, बिल्कुल इजी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, देखो मैं भी पहले एक टाइम पे ऐसा था कि भाई प्रेशर में पढ़ाई करता था तो एक भी एग्जाम क्रैक नहीं होता था, आज कई सारे एग्जाम्स यूं ही क्रैक हो जाते हैं बिना पढ़े ही। तो आप किस वे में पढ़ते हो, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होती है, दिमाग का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये चीजें आपके सामने डिपेंड करती है। भाई सीरियस होकर घुसे रहो किताब में, वो चीजें मैटर नहीं करती यहाँ पे, ठीक है ना। स्मार्टनेस, क्योंकि एसएससी मांगता है स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं मांगता एसएससी, स्मार्ट वर्क मांगता है, ठीक है ना। क्योंकि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे टाइम। ये चीज जिसने टाइम को समझ लिया ना, वो कोई भी एग्जाम धड़ल्ले से क्रैक कर देगा। टाइम की वैल्यू है इसमें, क्योंकि देखो एस्पिरेंट्स है आप, हर एक बच्चा 50 लाख फॉर्म आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो है नहीं कि वो बिना पढ़े फॉर्म भर देते होंगे, धुरंधर धुरंधर बैठे हुए हैं इसमें। लेकिन जो इस चीज पे काम कर लेगा ना, वही एग्जाम बाजी मार जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं है कि भाई इंग्लिश किसी को नहीं आती या फिर ओवरऑल सब्जेक्ट्स किसी को नहीं आते। एस्पिरेंट्स हो, बहुत लेवल उनका हाई होता है, बहुत सोचने की कैपेसिटी उनकी हाई होती है, ठीक है ना। वो जहां हम सोच के रुक जाते हैं ना, वहां तो उनकी सोच स्टार्ट होती है।
ऐसे ऐसे धुरंधर बच्चे भी बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें यहाँ पे क्रैक करके चलनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट का खेल रखना, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट ही लगनी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। ये तो मैं ज्यादा, खैर मैंने इतना ठीक बताया, 3 से 4 ही मिनट लगनी चाहिए। मैं जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना भाई, मेरे को 2 से 3 मिनट लगते हैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश का कोई लेवल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एसएससी सीजीएल के लिए मैं भी अब मेहनत करते रहेंगे, हम प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखना, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, बट अब करना सब्सक्राइब, क्योंकि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, ठीक है ना। तो बहुत जल्द भी हम इसमें काम करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासेस आती रहेंगी, कोई टॉपिक पढ़ना हो ग्रामर का वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है ना। और हर जरूरतमंद के साथ में उस वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।